नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य इतिहास भाग 9 में आज हम रासो या चारण साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रासो या चारण साहित्य से संबंधित प्रश्न हिंदी से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रासो या चारण साहित्य के अर्थ को जानेंगे कि आखिर रासो या चारण साहित्य का क्या अर्थ है। देखिए मित्रों, जब हम लोग जैन साहित्य पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये रास का जो उद्भव है वो जैन साहित्य से ही हो गया था। लेकिन जैन साहित्य के रास और आज जो हम रास पढ़ेंगे, इन दोनों में काफी अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि जो जैन कवियों द्वारा रास रचा गया था उसमें क्या होता था कि गीत गीत जो है और नित्य परक होता था। दूसरा क्या था, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता था जैन धर्म का प्रचार करना और जैन धर्म के जो आचार विचार हैं उनका प्रचार करना। लेकिन आज यहाँ जिस रासों पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका अर्थ उस रास से काफी अलग है। यानी कि जिस रासों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या है, ये वीर रस प्रधान काव्य है जो कि चाटों एवं भाटों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस से पूर्ण रचा जाता था। उसे ही रासो या चारण साहित्य कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह रचना जो चाटों या भाटों द्वारा वीर रस से पूर्ण हो और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रची जाए, उसे क्या कहते हैं, रासो या चारण साहित्य कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अब आगे हम प्रमुख चारण कवि एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो पहले हमारे प्रमुख कवि हैं दलपत विजय, और दलपत विजय की जो रचना है उस रचना का नाम है खुमार रासो। आप इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे कि परीक्षा में आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए मित्रों, रचना को दिमाग में बैठाने के लिए कुछ छोटा मोटा ट्रिक जरूर बनाना पड़ता है, क्योंकि तमाम प्रकार की रचनाएं हैं, ढेर सारे रचनाकार हैं, तो परीक्षा में कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक बना करके इसे दिमाग में रख लेना चाहिए। अब जैसे दलपति, दल माने होता है सेनापति, माने होता है उसका मालिक, और विजय, किस दल के मालिक की विजय होगी, तो उत्तर उसका मिलता है खुमार, अर्थात जिसके सैनिक खूब मारपीट करते हो। तो आपका ट्रिक बन गया कि दलपत की विजय होगी। किस दल की विजय होगी, जिस दल के पति का क्या होता है, सैनिक खूब मारपीट करते हैं, उसके दल की विजय होगी। तो आप इससे आप आसानी से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि दलपत विजय रचना कौन सी है, खुमार रासो, बहुत पॉपुलर रचना है, इसको तो आपको याद ही याद होना चाहिए। अब खुमार रासो की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता तो यही है कि इसके रचनाकार कौन है, दलपत विजय हैं। दूसरी इसकी विशेष बात है कि छंदों की बात की जाए तो इसमें 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें कुल 5000 छंद हैं। अगली विशेषता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह 9वीं शताब्दी में रचित है, जबकि राजस्थान के जो वृत्त संग्राहक हैं उनका मानना है कि 17वीं शताब्दी की रचना है, क्योंकि इसमें जो चित्तौड़ के नरेश राज सिंह हैं वहां तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। तो कहीं न कहीं ये 17वीं शताब्दी की रचना है। अगली विशेष बात है कि अगर इसके वर्ण विषय की बात की जाए या विषय वस्तु की बात की जाए तो इसमें जो चित्तौड़ के नरेश हैं खुमार दिति, तो खुमार दिति के विद्रोह का वर्णन किया गया है। और आगे बताते हैं कि इसकी जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि खुमार के लेखक या दलपत विजय की रचना, मिलाने के लिए पूछेगा या इस तरह से पूछ लेगा। दूसरा, कभी कभी छंदों को पूछता कितने छंद हैं, तो 5000 छंद हैं। और इसकी रचना शुक्ल जी ने कब माना है, तो 9वीं शताब्दी माना है। और अगला, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो चित्तौड़ के नरेश हैं खुमार दिति, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो खुमार दिति के युद्धों का वर्णन किया गया है। और इसकी प्रमाणिक प्रति कहाँ मिलती है, पूना के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। अब आगे देखिए, एक पंक्ति है, प्यू चत्तौड़ न आवयु सावण पहली तीज, जवे बाट गृहिणी खिड़खिड़ आवय खीज, संदेशो प्यू साहिबा पाछो फिरे न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। कुछ इस टाइप का है, पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन कभी कभी इस पंक्ति को पूछ लेता है। अब आगे देखिए, दो ऐसे रासो काव्य आपको मिलते हैं जो कि गेय हैं। तो इस गेय वाले रासो काव्य को आप कैसे याद करेंगे। कभी कभी हम लोग मेले वेले में घूमते हैं
तुम लोग देखते हैं कि एक सामान बेचने वाला गा गा के बेचता है। अब कैसे गा रहा है कि 20 रुपये पर माल, 20 रुपये पर माल, यानी कि 20 से हो गया बीसल देव रासो और परमाल से हो गया परमाल रासो, और गा के बेच रहा है तो गे रासो है। इस ट्रिक से आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अगले हमारे प्रमुख कवि हैं नरपत नाल जी, और इनकी रचना है बीसल देव रासो। तो आप कैसे इसको याद करेंगे कि नरपत नाल की रचना बीसल देव है? देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है कि जो नर होता है या जिसे हम लोग कहते हैं पति, वो क्या होता है, बीस होता है। किससे? पत्नी से या मादा से। ये कहने के लिए है बीस हो या ना हो। और देखिए मित्रों, ये जो मेरा ट्रिक है, इस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि किस तरह से आपके जो दिमाग में आसानी से बैठ जाए, याद हो जाए, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो नरपत क्या होता है, जो नर है या पति है, वो क्या होता है, बीस होता है। किससे? मादा या पत्नी से। तो नरपत नाल रचना हो गई बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो जो इनकी रचना है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यही है कि ये किसकी रचना है, नरपत नाल जी की रचना है। दूसरी विशेषता है कि मुक्तक परंपरा का ये गेय काव्य है, 4 खंडों में विभक्त है और 128 छंदों की एक आलोच्य कृति है, जिसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। और हिंदी में जो प्रथम 12 मास का वर्णन मिलता है वो इसी कृति से मिलता है, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी में 12 मासा का प्रयोग जो है बीसल देव रासो में मिलता है। और प्रथम मास कौन सा था? तो प्रथम मास कार्तिक है। अगली विशेषता है कि इसमें जो है भोज परमार की पुत्री और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय की पत्नी, जिनका नाम है राजमती, तो राजमती की विरह का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। यह श्रृंगार रस प्रधान कृति है, जिसमें विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, राग रागनियों का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। और इसी ग्रंथ में मेघदूत एवं संदेश रासक की परंपरा भी आपको मिलती है। इस प्रकार से इससे जो कृति है बीसल देव रासो में एक सीख भी मिलती है कि पत्नी लाख गुणवती हो, किंतु यदि वह पति से बिना कोई बात भली बात सोचे समझे कहती है तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। कहने का आशय है कि पत्नी कितना भी सुंदर और गुणवती क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने पति से बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, नहीं तो उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। इस कृति में सीख मिलती है। इसलिए यार श्रृंगार परक रचना होने के साथ साथ नीति परक रचना भी है। और बीसल देव रासो पर जो जिनदत्त सूर की एक रचना है जिसका नाम है उपदेश रासायन रास, इसका पर्याप्त प्रभाव जो है दिखाई देता है। तो मित्रों, आज से क्लास में बस इतना। अभी भी कई रासो काव्य हम लोगों को पढ़ने हैं, उन सभी रासो काव्यों को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।